Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. The second topic in the chapter is general and middle terms. टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन करना आपने सीख लिया है, कोई डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करें तो हम ये सोचेंगे इस टॉपिक की जरूरत ही क्या है। जब हमने बायनोमियल एक्सपेंशन करना ही सीख लिया, इस टॉपिक की क्या जरूरत है, जनरल एंड मिडिल टर्म, इस टॉपिक की जरूरत क्या है ना। तो एक सिचुएशन कंसीडर करो कि ऐसा है तो उसमें क्या करना चाहिए ना। सिचुएशन ये है कि मैंने आपको मैंने आपको एक बायनोमियल एक्सपेंशन दिया। लेटर से मैंने आपको दे दिया 3x + 5 और इंडेक्स दे दिया मैंने, सपोज करो 5। इंडेक्स दे दिया मैंने, सपोज करो 5। तो इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे करोगे, मुझे तो इतना बता दो। तो यस, 5c0 3x⁵ प्लस आगे क्या, +5। 5, हाँ 5⁵ तो ना लिखो तो भी ठीक है ना। 5 नहीं, मैं तो अगली टर्म लिखने वाला हूँ, 5c1। मैं तो अगली टर्म पे आ गया और टर्म खत्म हो गई वहीं पे। 5⁵ तो 1 होता है ना, उसको तो पहली दूसरी बी को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना पहली टर्म में। जिस तरीके से ए को आखिरी टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, बी को पहली टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बोलो 5c1, 3x क्या हो जाएगी 4, और 5 क्या हो जाएगी 5, यानी 5 × 5। आगे बोलो 5c2, आगे बोलो 3x⁵ और 5 आगे बोलो 5c3 और 3x⁵ और 5 का क्यूब। आगे बोलो 5c4, 3x1 और 5 की पावर 4, और लास्ट 5c5 पूरी 5 की पावर 5। ऐसे एक्सपेंड करते हो क्या। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें कितनी टर्म्स हैं, टोटल इस एक्सपेंशन में। 6 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स। 1 2 3 4 5 6, वहां पे इंडेक्स क्या है, 5 है तो 6 टर्म्स, एक टर्म ज्यादा होती है ना। बोलो 6 टर्म्स। अब मैंने इसमें से आपसे पूछा कि मुझे तीसरी टर्म बताओ, तो आप फटाक से बता दोगे सर ये रही तीसरी टर्म, तो सॉल्व करके दे दोगे। सॉल्व करना तो आता ही है आपको, 5c2 को भी सॉल्व करना आता है, और नहीं तो पास्कल टेबल से आपको याद भी है सारे उनके कोएफिशिएंट्स। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3x का क्यूब आप सॉल्व करके दे दो, कुल मिला के सॉल्व करके आप मेरे को बता दोगे। सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सॉल्व तो आप कर लोगे। बात है कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो तीसरी टर्म आइडेंटिफाई हो गई, सॉल्व तो खैर आप कर ही लोगे। मैंने कहा चौथी बताओ, चौथी भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, मैंने कहा पांचवी बताओ, पांचवी भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। अब 3x + 5 की पावर 5 की तीसरी टर्म बताने के लिए अभी हम जिस पोजीशन पर हैं, जितना हमने सीखा है, उसकी तीसरी टर्म कोई आपसे पूछ ले तो आप यही करोगे, उसको एक्सपेंड करके एक दो तीसरी टर्म उठा के उसको दे दोगे। यही करोगे जितना अभी तक आपने सीखा है, यही करोगे। तो इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे ये 3x + 5 जहां 5 थी। इमेजिन करो एक सिचुएशन कल को 50 हो जाए, और जिसमें मैं आपसे थर्ड टर्म पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, थर्ड टर्म पूछ रहा था। मैं आपसे अब की बार इसकी 35th टर्म पूछ लूं तो क्या हाल होगा आपका। क्योंकि आप अभी जिस पोजीशन पे हो, आप एक्सपेंड करके गिन के बताते हो। आप अभी जिस पोजीशन में हो, आप पूरा एक्सपेंड कर लेते हो तसल्ली से, बढ़िया तबियत से, और फिर उसमें गिन के बता देते हो ये रही तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म। तो 5 तक तो एक्सपेंड हो गया, तीसरी टर्म गिन के बता दी। 6 तक भी कर दोगे, ठीक है ना। मन मार के 7 तक भी कर दोगे, या 8 तक भी कर दोगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद तो हालत खराब हो जाएगी। मैंने तो 50 दे दी, और छोड़ो 50, मैं तो 500 भी दूंगा। मेरी मर्जी। और 5,000 भी दूंगा। और उसमें से 5,000 में से मैं आपसे कहूंगा कि मुझे इसमें 3,454 वाली टर्म बताओ। 3,454 वाली टर्म बताओ। तो क्या पहले 5,000 टर्म एक्सपेंड करोगे और फिर उसमें से गिनोगे 3,454। ना तो एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट हो सकता है, ना घर पे ऐसे अटेम्प्ट हो सकता है, ना कहीं भी ऐसे अटेम्प्ट हो सकता है। तो यानी कि डायरेक्ट एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की डायरेक्ट किसी भी टर्म पर जंप मार के पहुंचने का एक तरीका होना चाहिए। कि नहीं होना चाहिए।
ये सिचुएशन हमारे साथ एपी में भी आई थी जब हमने एपी सीखी थी। अभी तो हमने जीपी भी सीख ली क्योंकि हमने वो चैप्टर बाद पहले ही कर लिया, लेकिन सपोज करो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एपी जीपी बाद में करेंगे। हाँ, तो टेंथ में तो करिए। तो टेंथ में जब आपने एपी करी होगी तो आप ये सिचुएशन आपके सामने आई होगी कि आपके एपी में मान लो कोई 100 टर्म्स हैं। एक सीरीज है, एपी क्या है, एक सीरीज है, उसमें 100 टर्म्स हैं और 100 टर्म में आपको 76वीं टर्म चाहिए, तो क्या आप पूरी एपी लिखने बैठोगे और 76वीं टर्म पे पहुंचोगे? नहीं, आप सीधे A76 निकालते थे जनरल टर्म के फॉर्मूला से। कैसे? A+n-1 × d। जैसे मैंने आपसे उसमें पूछा कि 76th टर्म बताओ, तो आप फटाफट से A+n-1 यानी 76 - 1 75D निकाल के सीधे जंप मार के 76वीं टर्म पे पहुंच जाते थे। पीछे की 75 टर्म से आपको मतलब नहीं है। करते थे नहीं करते थे बताओ? बस वही काम अभी यहाँ करना है। इस टॉपिक में आपको जंप मारना है, आपको बाकी एक्सपेंशन से मतलब नहीं है, आप सीधे उसी टर्म पे पहुंचोगे जो आपसे पूछी गई है। तो डायरेक्ट जब हम किसी टर्म पे पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं? एपी में भी जनरल टर्म ही कहते थे, जीपी में भी उसको जनरल टर्म ही कहते थे। हाँ, एपी जीपी में एनथ टर्म भी कह देते थे उसको। क्या कह देते थे? एनथ टर्म। लेकिन यहाँ पे एनथ टर्म नहीं कहेंगे, यहाँ पे कुछ और नाम है उसका। हाँ, लेकिन जनरल टर्म तो नाम है। जनरल टर्म यहाँ पे भी नाम था। जनरल टर्म का मतलब सीधे जनरली किसी भी टर्म की बात करना। जनरली किसी भी टर्म की बात करना। इस दिस क्लियर? टॉपिक इंट्रोडक्शन समझ में आया? तो टॉपिक जब अपन सीखे ना तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि इसकी जरूरत ही क्या है। जब हम एक्सपेंशन जानते हैं तो जनरल टर्म पे पहुंच, जब एक्सपेंशन में सारी टर्म्स ही पता चल रही हैं तो पर्टिकुलर एक टर्म निकालने के लिए अलग से क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि एक्सपेंशन ही इतना बड़ा हो, लार्ज हो, और उसमें पर्टिकुलरली उस टर्म तक पहुंचना हो तो कैसे हम पहुंचेंगे। क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं ये जो एक्सपेंशन हमने किया हुआ है ना, इसकी मदद से ही आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ जनरल टर्म का। क्योंकि अगर आपने अभी फॉर्मूला बनाना सीख लिया ना तो आप कभी उस फॉर्मूले को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूं और इसी एक्सपेंशन का सहारा लेते हैं और सीखते हैं फॉर्मूला। तो उसके लिए थोड़ा सा ये वाले टर्म्स थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं एक बार। ऊपर के 3 टर्म्स तो ठीक है, नीचे के 3 टर्म्स थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। यहाँ तक कर लिया आपने, है ना? 3 टर्म्स लिख ली थी हमने। मुझे बताओ अगली टर्म्स कौन कौन सी होंगी? 3 टर्म्स लिख ली, चौथी टर्म क्या थी बताओ? यहाँ से लिखता हूँ। 5c3, 3x की पावर 3x का स्क्वायर, और उसके बाद 5 की पावर 3। ये तो थी चौथी टर्म। पांचवी टर्म बोलना। 5c4, 3x की सिंगल पावर और 5 की पावर 4। ठीक है, और उसके बाद बोलना लास्ट टर्म 5c5, और सारी की सारी पावर किसकी हो गई? तो मैं एक बार के लिए जान करके यहाँ पे वो वाली टर्म भी लिख रहा हूँ। 3x की पावर तो 0 हो गई, हालांकि वो 1 है, और 5 की सारी पावर हो गई, और जान करके मैं उधर भी लिख रहा हूँ, पहले उसमें भी लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका कारण अभी पता चलेगा वैसे क्यों लिख रहे हैं। इस पहली टर्म को भी मैं पूरा एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्या? 5c0, 3x की पूरी पावर, राइट? और 5 की पावर क्या होती है? 5 की पावर इसमें 0 होती है। ठीक है, तो सारी टर्म्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना है बच्चे, जैसे आप सीधे सीधे डायरेक्ट उसी टर्म पे पहुंचो। जैसे तीसरी टर्म पूछी तो आपको बची हुई, जैसे 6 टर्म्स हैं तो 6 में से तीसरी टर्म पूछी तो तीसरी टर्म से पहले की 2 टर्म से मतलब ना हो। जैसे मैंने सीधे यही टर्म पूछी तो आपको इन दोनों से मतलब ना हो, ना इन तीनों से मतलब हो, आप सीधे इस टर्म पे पहुंचने के लायक होने चाहिए। उसका एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं हम। सपोज करो हमको टास्क दे दिया, हमको एक फॉर्मूला तैयार करना है, हम कैसे तैयार करेंगे, है ना? ठीक है, ऐसे मत सोचो बुक ने दिया है हमको, ऐसे सोचो कि बुक ने हमारे सामने एक चुनौती रख दी कि कैसा फॉर्मूला तैयार करो जिसमें अपन डायरेक्ट किसी भी टर्म पे पहुंचे। फाइन, देखो अब ध्यान से मुझे एक चीज बताओ। यहाँ पे जो ये टर्म है, एक बार मैं इनका नाम ये वो लिख देता हूँ, पोजीशन लिख देता हूँ, है ना? दिस इज द फर्स्ट टर्म, टेल मी। दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन व्हाट? सिक्स। अब आप देखो ध्यान से, जब फर्स्ट टर्म है, जब फर्स्ट टर्म है तो इस 1 से 2 चीजें डिसाइड हो रही है। एक तो ये 0 बन रहा है और एक ये 0 बन रहा है, यानी एक कम हो रहा है। 2 से 1 कम क्या होता है? एक। 2 में से 1 घटाओ, क्या बचा? एक। तो वो एक इस टर्म में कहां लग रहा है? एक तो यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, 2 जगह लग रहा है।
जब 3 है तो 3 में से एक कम करो, 2, तो वो 2 कहाँ लग रहा है, यहां लग रहा है और यहां लग रहा है। अच्छा जी, आ जाओ, सारी टर्म्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब 4 है यहाँ पे तो 4 में से एक घटाना 3, तो 3 कहाँ लग रहा है, यहां लग रहा है और यहां लग रहा है, लग रहा है। जब 5 है तो 5 में से एक कम हुआ 4, तो 4 यहाँ लग रहा है और यहाँ लग रहा है। जब 6 तो 6 में से एक कम हुआ 5, तो 5 यहाँ लग रहा है, 5 यहाँ लग रहा है। तो यानी कि जो भी टर्म आपसे पूछे उसमें से एक कम करके दो जगह तो लगाना है। मैंने आपसे 37वीं टर्म पूछी, तो 37 में से एक गया, 36 दो जगह तो लगेगा, एक तो सी के नीचे और एक बी की पावर में। एक चीज डिसाइड, मैं फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे nth वर्ड नहीं लिखते, यहाँ पे अपन लिखते हैं आरथ वर्ड। क्या लिखते हैं, आरथ टर्म निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, आरथ टर्म। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ एन सी नीचे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो उससे कंपेयर करके मैं आरथ टर्म निकाल रहा हूँ ना। तो लेट अस से कि फॉर्मूला बन रहा है, आरथ टर्म निकालना है। क्या निकालना है आपको, आरथ टर्म। तो ये आर कहाँ कहाँ लगेगा, सी के नीचे लगेगा, नहीं आर में से एक कम होके लगेगा, आर में से एक कम होके लगेगा। तो ये r-1 यहां लगेगा एक तो, और यहाँ पे a की पावर मुझे पता नहीं है सर, लेकिन b की पावर r-1 लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी, टेल मी। लगेगी। जैसे यहाँ फोर्थ था तो एक कम करके 3 लगाया, फिफ्थ था एक कम करके 4 लगाया, बी पे लगाया ना, ए पे थोड़ा ना लगाया। ए की पावर तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या लगने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा दूर भी लिखो क्योंकि ए की पावर लिखने के लिए भी जगह चाहिए। यहाँ लिखो बी की पावर r-1। अब क्या क्या चीजें बची हैं बताओ मुझे जो लिखनी बाकी है। एक तो यहाँ पे ए की पावर लिखनी बाकी है, और एक यहाँ पे सी के ऊपर नंबर लिखना बाकी है। तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन तो देगा ना वो, जैसे उसने बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया ए प्लस बी की पावर एन। आपको क्या दे दिया उसने, बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर एन। तो ध्यान से देखो, जो जो इंडेक्स यहाँ पर है वो इंडेक्स यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ ऊपर वाला 5 तो फिक्स है ना, ऊपर वाला 5 तो फिक्स है। क्यों, क्योंकि इंडेक्स 5 है, क्योंकि इंडेक्स 5 है। तो अगर मैं फॉर्मूला बना रहा हूं तो मेरा अगर इंडेक्स एन होगा तो यहाँ पे एन फिक्स हो गया। अब बस एक चीज बची सर, ए की पावर बता दो। तो ए की पावर आप ध्यान से देखो, इसका और इसका डिफरेंस लेते हो कि नहीं लेते हो। 5 - 0 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1 और 5 - 5 0। तो टेल मी एन का और r-1 का डिफरेंस लूंगा नहीं लूंगा, तो मैं ये करूंगा नहीं करूंगा, n - r-1 जिसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, n - r+1। ये होगा नहीं होगा, तो मैं इधर लिख सकता हूं n - r+1। यहां तक क्लियर है सारी बातें। ठीक है, तो एक तरीके से ये फॉर्मूला तो तैयार हो चुका है मेरा, आरथ टर्म का फॉर्मूला तो मेरा तैयार हो चुका है। लेकिन इस फॉर्मूले को सीधे सीधे अप्लाई, मतलब इस फॉर्मूले को वैलिडेशन नहीं मिला कि हाँ यही फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा अटपटा सा बना है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, आरथ टर्म की जगह आर प्लस, क्योंकि ये अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि बच्चों इसको याद, वैसे तो ऑथेंटिक फॉर्मूला है, काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ कि बच्चों एक काम करो, ये फॉर्मूला याद करो, तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का अलग से फॉर्मूला है ही सही। तो दो फॉर्मूले हो गए और ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आर की जगह r+1 कर दिया। क्या कर दिया, आर की जगह r+1, यानी एक एक बढ़ा दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे r+1 करूंगा, देखना क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, r+1, तो जहां जहां r है वहां वहां एक बढ़ जाएगा। तो r-1 में एक जोड़ेंगे तो केवल r रह जाएगा, बताओ, केवल और केवल r रह जाएगा। यहाँ पर भी एक जोड़ना है आपको, तो एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये केवल r रह गया। तो ये मतलब एक मिनट को, ये r-1 था, ये गलत किया मैंने, n माइनस, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 1 सेकेंड, इससे पहले क्या था, r-1 n-r। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आर ही रहेगा, सपोज करो पहले तो -1 था ना, लेकिन अगर यहाँ पे आर ही रहेगा तो एन और आर का ही तो डिफरेंस लोगे, तो ये +1 ही निकल के आएगा, और यहाँ पर आर रहेगा तो यहाँ पे भी आर रहेगा। अब आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूला एग्जैक्टली बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है कि नहीं है, n - ए की पावर n - r बी की पावर r, यही तो था, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ गया। बस हमको चेंजेस क्या करने पड़े, हम आरथ टर्म नहीं निकाल लेंगे, हम r+1 टर्म निकाल लेंगे। क्योंकि हम आरथ टर्म निकालते हैं सीधे तो फॉर्मूला एक दूसरा भी बन के आता है, और फिर वो फॉर्मूला क्रिटिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, समझ आया, बोलो। अब इस फॉर्मूले से देखो कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब इस फॉर्मूला को इसी एक्सपेंशन में मैं तैयार प्रूव करके देखता हूँ, है ना।
लेट अस से मैंने क्या कहा था कि मुझे तीसरी टर्म दो, क्या कहा था मैंने, मुझे तीसरी टर्म दो। तो यहाँ पे टर्म को लिखते हैं टी, क्या लिखते हैं, टी फोर टर्म। जैसे अपन वहां पे टर्म को ए लिखते थे ना एपीजीपी में, ए3 ए4 ए5, तो यहाँ पे टी लिखते हैं, टी फोर टर्म। तो मुझे टी3 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, टी3 चाहिए। लेकिन सर आपने तो यहाँ बताया था कि r+1 की फॉर्म में लिखना है। तो कोई बात नहीं, 3 को आप नहीं लिख सकते क्या 2+1, 3 को आप नहीं लिख सकते क्या 2+1, लिख सकते हो ना। चलो जी, उसके बाद आओ NCR। तो N तो 5 फिक्स है, 5 C R लिखना है, और R यहाँ पे बैठा है, देखो कंपेयर करो, TR+1 है ये, तो R की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 5C2, ठीक है ना। ए क्या था 3x, भाई ए और बी तो आपको पता होगा ना, क्वेश्चन देगा उसमें, देखो आपको क्या क्या चीज पता होगी, पता है आपको, ए पता होगा, आपको बी पता होगा, आपको एन पता होगा, केवल आर पता नहीं होगा। भाई मैंने आपको कहा 3x+5 की पावर 5 की चौथी टर्म बताओ, 3x+5 में ए तो है 3x, बी है 5, होल टू द पावर अगर 6 है तो एन की वैल्यू 6 है। बस अब आपको ये पता नहीं है कि वो आर क्या लें। तो अगर आपसे चौथी टर्म पूछे तो R3, आपसे पांचवी टर्म पूछे तो R4, क्योंकि जब जैसे ही आप उसको R+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो R एक कम हो जाएगा ना। जैसे मैंने कहा चौथी टर्म, तो 4 बराबर R+1 रखोगे तो R3 आ जाएगा। मैंने कहा 10वीं टर्म, तो 10 बराबर R+1 रखोगे तो R9 आ जाएगा। समझ आई, तो आर की तो मिसिंग वैल्यू थी ना, बाकी तो सब आपके पास था। ठीक है, तो क्या करा मैंने, आर की वैल्यू 2 निकाल ली, एक कम हो गया। जैसे तीसरी टर्म पूछी मुझसे, इधर ध्यान दे शिवम, जब तीसरी टर्म पूछी मुझसे तो मैंने 3 को R+1 से रिप्रेजेंट किया, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। अब आर की वैल्यू 2 आ गई तो 5C2, उसके बाद ए क्या था 3x, 3x की पावर क्या हो जाती है, इन दोनों का डिफरेंस क्यूब, और उसके बाद अगली टर्म क्या रहती है 5, 5 की पावर क्या हो जाती है एग्जैक्टली जो यहाँ रखा हुआ है। देखो भैया ये मैंने फॉर्मूला से निकाली है, ये एक्सपेंशन में रखी हुई है, सेम है कि नहीं है, सीधे तीसरी टर्म पे पहुंचने का फॉर्मूला मिल गया ना, 5C2 3x का क्यूब 5 का स्क्वायर, है कि नहीं है सेम, बोलो। अब सपोज करो मैंने कहा मुझे पांचवी टर्म दो, क्या कहा मैंने, देखो पांचवी टर्म निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, पांचवी टर्म निकाल रहा हूं इसी एक्सपेंशन की, मैं उधर एक्सपेंशन की तरफ झांक भी नहीं रहा हूं। मेरे को पांचवी टर्म चाहिए, क्या चाहिए T5, क्या चाहिए T5। तो सबसे पहले जो भी टर्म चाहिए उसको R+1 से रिप्रेजेंट करो। 5 को किससे रिप्रेजेंट करो, R+1, क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास R+1 का है, किसका है, R+1 का है। तो 5 को जैसे मैं R+1 में रिप्रेजेंट करता हूं तो R की वैल्यू 4 आ जाती है, और हमेशा एक कम आएगी, हमेशा एक कम आएगी। तो मैं T5 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, T4+1, राइट, T4+1। अब सबसे पहले क्या होगा, NCR, तो N तो 5 है ही सही, 5CR यहाँ पे ये वाली चीज है, R यहाँ पे, तो 5C4, पहला ए क्या था 3x, बस एक बार ये क्लियर हो जाता है 5C4, तो आगे की तो अरेंजमेंट कर ही लेते हो। 3x की पावर तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, 5 - 4 का 1 का डिफरेंस, और 5 की पावर एग्जैक्टली जो यहाँ रखी हुई है 4। चेक कर लो ये पांचवी टर्म है कि नहीं है। मैंने देखा क्या, मैंने पूरा एक्सपेंड किया क्या उसको, नहीं, मैं सीधे पांचवी टर्म चौथी टर्म 10वीं टर्म पे पहुंचने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया और अब पहुंच भी रहा हूँ। समझ आया, इज दिस क्लियर टू ऑल। चलो तो अब ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, सारी चीज समझ में आई, ये तो एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, फॉर्मूला लिखते हैं, लिखिए। ओके, लिखिए, व्हेन वी व्हेन वी एनालाइज व्हेन वी एनालाइज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, when we analyze the binomial expansion of a plus b to the power n, when we analyze the binomial expansion of a plus b to the power n, we find that we find that in each term in each term it's in each term, पहली चीज क्या एनालाइज करते हो आप, नहीं, सबसे पहले तो आप लिखो वी फाइंड दैट इन ईच टर्म, पहली चीज आप ये एनालाइज करते हो कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, वो जो NC1 NC2 NC3 ये क्या होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं ना। तो वी फाइंड दैट इन ईच टर्म द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, the binomial coefficient is in the form is in the form NCR NCR, where
वेयर वेयर आर इज, यहाँ पे आर क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है, जो भी टर्म में लिखना चाह रहा हूं उससे एक कम वैल्यू होती है। जैसे मैं तीसरी टर्म लिखना चाह रहा हूं तो आर की वैल्यू 2 होती है, मैं पांचवी टर्म लिखना चाह रहा हूं तो आर की वैल्यू 4 होती है ना। तो वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज वन लेस देन, वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज वन लेस देन is one less than the position of the term, yes or no, is one less than the position of the term, जो भी टर्म की पोजीशन है उससे एक कम होती है आर की वैल्यू, पोजीशन ऑफ द टर्म, राइट। हर एक टर्म में होता है ऐसा, पांचवी टर्म में आर की वैल्यू 4, छठी टर्म में आर की वैल्यू 5, 10वीं टर्म में आर की वैल्यू 9। तो कोई भी टर्म उठाऊं एनसीआर की फॉर्म में तो मुझे बायनोमियल कोएफिशिएंट मिलता है, वहां पे एन तो फिक्स है क्योंकि एन तो क्वेश्चन में मिलेगा, आर ही तो ढूंढना होता है, तो वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाती है, वन लेस देन द पोजीशन ऑफ द टर्म। और एक बार बता, अगर आर पता चल गया ना तो बाकी सारी चीजें तो वैसे भी आप सेट करना जानते हो, फिर भी लिख लो बाकी दो चीजें, एक तो पावर ऑफ ए और एक पावर ऑफ बी, है ना। द पावर ऑफ द पावर ऑफ ए क्या होती है, पावर ऑफ ए हर टर्म में बताओ, इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ एन एंड आर, बोलो एन और आर का डिफरेंस होती है, इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ एन एंड आर। और तीसरी चीज पावर ऑफ बी क्या होती है, एग्जैक्टली इक्वल टू आर होती है, द पावर ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू आर, ऑलवेज इक्वल टू आर। इज दिस क्लियर, ठीक है, ठीक है, समझ आया। तीन चीजें अपन एनालाइज करिए, अपन ने हर एक टर्म में जो बायनोमियल कोएफिशिएंट है वो एनसीआर की फॉर्म में है, जहां पे एन तो पता है मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर ही तो पता लगा ना, तो आर क्या होता है, जो भी टर्म निकाल रहे हो उससे एक कम, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा फिफ्थ टर्म, तो आर कोई बायनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा NC4। मैंने कहा सिक्स्थ टर्म तो बायनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा NC5। मैंने कहा टेंथ टर्म तो बायनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा NC9। यहाँ पे एन तो गिवन होगा, बस आर एक कम प्लेस कर देना है हर एक टर्म में। पावर ऑफ ए क्या करना है, एन और आर का डिफरेंस हमेशा, पावर ऑफ बी क्या करना है, जो एग्जैक्टली आर है वो उठा के लगा देना। ये तीन चीज हमने एनालाइज करी। सो इन सारे ऑब्जर्वेशन से जनरल टर्म का फॉर्मूला बनता है। सो एनालाइजिंग analyzing observations these observations we come to the general term formula, we come to the general term formula, we come to the general term formula to find to find any term to find any term in the expansion in the expansion in the expansion of a binomial in the expansion of a binomial of any index, किसी भी इंडेक्स का बाइनोमियल हो उसके एक्सपेंशन की कोई भी टर्म निकालने का हम फॉर्मूला हमें मिल चुका है इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। दैट इज फॉर्मूला क्या बना हमारे, क्या बनाया हमने, टी टी फॉर टर्म आर प्लस वन इक्वल टू सेम एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। और अच्छी बात यह है कि ये का यही फॉर्मूला एक्सपेंशन का भी था, ये का यही फॉर्मूला क्या था, एक्सपेंशन का भी था। चलो इसको एक ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, ये फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास। अब सुनो एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी लिख देता हूं बगल में, क्या था एक्सपेंशन का फॉर्मूला, ए प्लस बी की पावर एन के एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला था, समेशन समेशन एन सी आर समेशन
एन सी आर वेयर, और ए की वैल्यू वही, मतलब ए की पावर वही एन माइनस आर, और बी की पावर आर, वेयर आर बदल रहा था, एन फिक्स था, ए फिक्स था, बी आर ही तो बदल रहा था, तो आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते थे, 0 से लेकर एन तक। ठीक है, ये तो था एक्सपेंशन का फॉर्मूला। अब मैच करो इसमें, इसमें कुछ भी फर्क है क्या? बस वहां पे इन सब का समेशन कर देते थे, मतलब हर एक टर्म निकल गई, इससे एक पहले भी निकल गई, दूसरी भी निकल गई, तीसरी भी निकल गई, चौथी भी निकल गई, बहुत सारी टर्म्स निकल गई, उनका क्या कर देते थे, समेशन कर देते थे। यहाँ पे सम देखो, ये समेशन वाला साइन नहीं आ रहा कहीं पर भी, यहाँ पे समेशन वाला साइन नहीं आ रहा, क्योंकि जोड़ना थोड़ा है, केवल उस टर्म की बात करनी है, तो केवल समेशन हटा दिया, फॉर्मूला लिख दिया, और यहाँ पे ऐसा करने से 1+1 ज्यादा टर्म मिलेगी। जैसे यानी कि ये फॉर्मूले में मैंने आर की वैल्यू 3 लगाई, तो एक्चुअली मुझे तीसरी टर्म नहीं मिल रही, मुझे चौथी टर्म मिल रही है। अगर मैंने आर की वैल्यू 5 लगाई, तो मेरे को पांचवी टर्म नहीं मिल रही है, मुझे 5+1 छठी टर्म मिल रही है। इतना ध्यान रखना है बस। तो आपको जो भी टर्म निकालनी है, उसे एक कम आर की वैल्यू उधर लगानी है। इज दिस क्लियर? दिस इज द जनरल टर्म फॉर्मूला। ठीक है ना, हो गया नोट सबका? ओके फाइन। चलो अब नीचे है, आ जाओ मिडिल टर्म्स। बस एक टॉपिक ये, एक टॉपिक मिडिल टर्म, दो ही तो टॉपिक है। तो मिडिल टर्म उससे भी आसान है, देखो कैसे निकालेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्योंकि आपने एपीजीपी पढ़ रखा है ना, मतलब एपी तो पढ़ी रखा है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपको काफी आसान लगेंगे, क्योंकि उसी से रिलेट हो रहे हैं थोड़े बहुत, है ना। मिडिल टर्म्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मिडिल का मतलब समझ में आ रहा है क्या? मिडिल का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मतलब ये एक बाइनोमियल है जिसकी इंडेक्स कुछ भी है, 10 20 30। इसकी एक्सपेंशन करो। और एक्सपेंशन में अभी तक पिछले टॉपिक में तो आपको डायरेक्टली किसी टर्म पे लेके जा रहा है, पांचवी टर्म निकालो, छठी टर्म निकालो, आठवीं टर्म निकालो। अब पता है क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा कि पांचवी टर्म निकालो, 10वीं टर्म निकालो, 11वीं टर्म निकालो। अब ये कहेगा इसकी बीचों बीच की टर्म निकालो, इसके बीचों बीच की टर्म निकालो, मिडिल मोस्ट टर्म निकालो। तो बस आपको सर इतना पता चल जाए कि वो मिडिल टर्म 10वीं है कि 9वीं है कि 11वीं है, कि उस मिडिल टर्म की पोजीशन पता चल जाए, तो फिर तो जनरल टर्म के फॉर्मूला से निकाल लोगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि इसके इसकी मिडिल मोस्ट टर्म निकालो। अब आपको कहीं से पता लग गया कि यार इसकी मिडिल मोस्ट टर्म होगी ना 13वीं होगी, तो 13वीं टर्म निकालने का फॉर्मूला तो ऊपर लिख के लाए हो ना। डायरेक्ट किसी भी टर्म पे पहुंचने का फॉर्मूला तो आपको पता है ना। बस आपको ये पता लगना चाहिए कि मिडिल मोस्ट टर्म होगी कौन सी, 13वीं की, 14वीं की, 15वीं। ठीक है, तो बस वो सीखना है अपने को इस टॉपिक में, है ना। तो देखो, हमने जब क्लास 10th में मीडियन वगैरह पढ़ा था, तो हम डायरेक्ट मिडिल टर्म पे जाते थे, याद है आपको? मुझे एक चीज बताओ, चलो जनरल बात करते हैं। लेट अस से मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 टर्म्स है आपके पास। मैंने कहा मिडिल मोस्ट टर्म्स पे जो 7 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7। मैंने कहा मिडिल मोस्ट टर्म बताओ उसकी, तो चौथी होगी। मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है इसमें? चौथी भाई। एक पहली टर्म यहाँ से हटाई, यहाँ से हटाई, दूसरी, सेकंड लास्ट हटाई, तीसरी, तो मिडिल में कौन सी बची? फोर्थ टर्म बची। अब ये तो 7 टर्म सी की उंगलियों में काउंट हो गई। तो ये 4 आया कैसे? 7 से कंपेयर करो, 7 से 4 कैसे आया, सोचो जरा, 7 से 4 कैसे आया? 7 में एक जोड़ के आधा किया, 7 और 1 8, 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म मिली। तो मुझे बताओ, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला तैयार हुआ कि नहीं हुआ? मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया कि जितना भी आपका एन है, जितना भी आपका एन है, उसमें एक जोड़ के आधा कर दो, वो जो टर्म होगी वही मिडिल मोस्ट टर्म होगी। n+1/2th टर्म हम मीडियन निकालते थे क्लास 10th में, याद है? ऐसे किसी फॉर्मूले से 9 10th में। तो n+1/2th टर्म जो होगी मिडिल मोस्ट टर्म होगी। अब सुनना, ये तो एक केस हो गया, ये तो क्या हो गया? केस 1, है ना। अब केस 2 आप समझ चुके होंगे कौन सा लेने वाला हूं मैं, बोलो। इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, अभी तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी 7, 7 तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, बट लेट्स से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेता हूं। अब मैंने कहा मिडिल की टर्म निकालो, तो आप लोगों ने निकालना शुरू किया, पहली हटाई, आखिरी हटाई, दूसरी हटाई, सेकंड लास्ट हटाई, थर्ड हटाई, थर्ड लास्ट हटाई, फोर्थ हटाई, फोर्थ लास्ट, ये लो, कुछ बची नहीं मिडिल में, कुछ बची नहीं ना मिडिल में। तो ऐसे केस में मिडिल में आपको दो टर्म्स मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? दो टर्म्स मिलती है। अब वो दो टर्म्स कैसे निकलेंगी, सोचो। एन की वैल्यू क्या है? 8। तो चौथी टर्म पे जाने के लिए तो जस्ट इसका आधा कर दो, और उससे अगली में एक और जोड़ दो, जस्ट इसका आधा करो। भाई एन की वैल्यू जो 8 है, उसका जस्ट आधा करते ही पहली मिडिल टर्म मिल जाएगी,
और अगली ऑब्वियसली उससे अगली होगी, ऑब्वियसली उससे अगली होगी। तो क्या फॉर्मूला मिला यहां से मिडिल टर्म का, टेल मी। नहीं, पहले तो आधा करो, पहली दो टर्म्स मिल रही है, मिडिल टर्म्स मिल रही है यहाँ पे, एक नहीं मिल रही है। एक तो मिल रही है एन बाय टूथ टर्म, एक तो मिल रही है एन बाय टूथ टर्म, एंड अगली मिल रही है ये जो एन बाय टू किया है इसमें एक और जोड़ो, प्लस वनथ टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के फॉर्मूले तैयार हो गए हमारे पास। जब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन प्लस वन बाय टूथ टर्म। और जब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मिडिल टर्म्स दो निकलेंगी, और दोनों का फॉर्मूला क्या है, पहली टर्म निकलेगी एन बाय टूथ टर्म और दूसरी टर्म निकलेगी एन बाय टू प्लस वनथ टर्म। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये तो जनरली एक सीरीज चल रही थी उसमें निकाला। अब यहाँ पे एक्सपेंशन में एक चक्कर है, एक्सपेंशन में ये चक्कर है कि जो एन होता है उसे एक ज्यादा टर्म्स होती है। तो जो फॉर्मूला इवन में लग रहा है वो ऑड में लगेगा, जो फॉर्मूला ऑड में लग रहा है वो इवन में लगेगा। क्यों? जैसे मान लो ए प्लस बी की पावर 5 है तो टर्म 6 होंगी, ए प्लस बी की पावर 10 है तो टर्म्स 11 होंगी, एक टर्म ज्यादा होगी ना। तो जो इवन, जैसे मान लो ए प्लस बी की पावर 10 है तो पावर 10 तो इवन है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। तो जो इवन वाला फॉर्मूला है वो ऑड में लगेगा और जो ऑड वाला फॉर्मूला है वो इवन में लगेगा, उल्टा हो जाएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऐसा हो रहा है। बाकी जनरली किसी सीरीज पे बात करें तो ये फॉर्मूला लगता था पहले। ठीक है, समझ आया? तो देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, लिखना स्टार्ट करो। मिडिल टर्म्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में लिखते हैं। वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड टू फाइंड द टू फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म्स middle most terms of a series of a sequence or series in our earlier classes as follows। earlier classes में अपन ने मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का क्या तरीका सीखा, इन अर्लियर क्लासेस एज गिवन बिलो। तो दो फॉर्मूले जो अभी मैंने आपको बताया रफली, एज गिवन बिलो। कैसे सीखा है अपन ने? केस वन हमने ये सीखा है कि when the when the when the number of terms is odd, है ना, when the number of terms is odd, is odd, right? that is n की वैल्यू, n is odd, that is n is odd। ये हो गया पहला केस। तो इसमें मिडिल मोस्ट टर्म्स कितनी होंगी? पहली बात एक होगी। और मिडिल मोस्ट टर्म निकालेंगे कैसे? तो व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज ओड देन द मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, देन द मिडिल मोस्ट टर्म। बोलो शिवम, मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकलेगी अगर ऑड है तो? एन बाय टू नहीं, ऑड है तो जब सात थी तो टू टर्म। तो देन द मिडिल मोस्ट टर्म इक्वल टू एन प्लस वन बाय टूथ टर्म। ये होती थी, बताओ, लिखो। then the middlemost term is n plus 1 by 2th term। और केस टू लो, केस टू when the number of terms is even, यानी कि n की वैल्यू इवन है। केस टू when the number of terms when the number of terms is even that is n की वैल्यू हो गई इवन। n नंबर ऑफ टर्म्स ही लेते हैं अपन जनरली, n is even, n दैट इज n is even। तो अगर n इवन है तो दो मिडिल मोस्ट टर्म्स निकलेंगी, एक नहीं निकलेगी। ठीक है, बताओ कौन कौन से निकलेगी मिडिल मोस्ट टर्म्स फिर इस केस में? n बाय टूथ टर्म, एक तो सीधी सीधी n बाय टूथ और एक उसमें एक जोड़ के, राइट।
तो लिख देते हैं देन द मिडिल मोस्ट टर्म देन द मिडिल मोस्ट टर्म्स आर। अब वो मिडिल का है तो समझ जाना मिडिल मोस्ट की बात हो रही है, राइट? सबसे मिडिल वाली की बात हो रही है ना। वो मोस्ट को कई बार लगाता है, कई बार नहीं लगाता है। देन द मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, दो निकल रहेंगी। कितनी निकलेंगी? दो। नीचे लिख देता हूं। एक तो निकलेगी n बाय टूथ टर्म एग्जैक्टली, राइट? एक तो निकलेगी एग्जैक्टली n बाय टूथ टर्म। एंड दूसरी कौन सी निकलेगी? इसमें एक और जोड़ दूं तो n बाय टू, मतलब अगली तो होगी, सोचने वाली बात है, अगली तो होगी। तो n बाय टू प्लस वनथ टर्म। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? बोलो। तो ये तो अभी अपन ने बायनोमियल एक्सपेंशन की बात ही नहीं करी। ये तो अपन ने जनरली पिछले सालों में क्या सीखा है? भाई कोई भी सीरीज सीक्वेंस है उसमें मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। इवन है तो ऐसे निकालते हैं, ऑड है तो ऐसे निकालते हैं। अब रिलेट करते हैं इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से। यहां तक क्लियर है? लिख लिया सबने? ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे। आर, ठीक है ना? नाउ नाउ in the we know that we know that in the binomial expansion of in the binomial expansion of a plus b to the power n, comma, total number of terms is n plus 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1। हमको पता है कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं a प्लस बी की पावर n का, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? n प्लस 1। टर्म्स इज n प्लस 1। ये हमको पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1। तो इस केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालेंगे? सो नीचे लिखो, सो द फॉर्मूला, द फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले, दो फॉर्मूले है ना। टू फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म्स, टू फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म्स, मोस्ट टर्म्स in the binomial expansion of in the binomial expansion of the binomial expansion of a plus b to the power n are given as are given as। क्या फॉर्मूला होंगे देखते हैं। a प्लस बी टू द पावर n की बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा a प्लस बी टू द पावर n कि मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला बनता है। तो वही केस वन केस टू, वही केस वन केस टू। तो देखो ध्यान से, केस वन, केस वन में ध्यान से देखो, जो इंडेक्स है केस वन में ले रहा हूं, जब इंडेक्स ऑड है, तो इंडेक्स ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी क्योंकि एक ज्यादा होंगी, और इंडेक्स इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। तो केस वन ले लेता हूं मैं, व्हेन द इंडेक्स इज ऑड, तो उल्टा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो व्हेन द इंडेक्स, व्हेन द इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे मिडिल मोस्ट टर्म एक निकलेगी या दो निकलेगी, वो डिपेंड तो उस एन पे ही करेगा ना, वो एन पे ही तो करेगा। ए प्लस बी की पावर 5 है कि 6 है, ठीक है ना। तो व्हेन द इंडेक्स, पहला केस है कि व्हेन द इंडेक्स इज ऑड, व्हेन द इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स को हम एन बोल देते हैं, एन इज ऑड। ये पहला केस हो गया। तो मुझे बताओ, जब इंडेक्स एन ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अब सुनो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को एन नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैंने इंडेक्स को एन बोल दिया, तो मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल एन बोल दूं, है ना। देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज कैपिटल एन, दैट इज कैपिटल एन, क्या हो जाएगा? एक ज्यादा,
n+1, n+1 हो जाएगा, और अगर n ऑड है तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है ना, इज इवन। समझ आ रहा है ना अच्छे से? तो लिखो then the total number of terms, that is capital N, which is equal to n+1, and this will be even, is even। समझ आया? यहां तक समझ आया? अब इवन का फॉर्मूला लगाओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो इवन निकली ना, देखो इंडेक्स 5 था, a+b⁻5 था, तो टर्म्स तो 6 है, तो 6 टर्म्स के हिसाब से मिडिल मोस्ट टर्म 2 निकलेंगे, और 2 ही वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वो चलेगा, ठीक है ना। सो द मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, लिखो, सो द मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, 2 निकलेंगी इस अब की बार, क्योंकि n प्लस ये कैपिटल N की वैल्यू इवन आ गई। सो द मिडिल मोस्ट टर्म्स आर आर सो द मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, बोलो कौन कौन सी? इवन वाला फॉर्मूला बताओ क्या होते हैं इवन, इवन वाले फॉर्मूला में मिडिल मोस्ट टर्म्स, एक तो जस्ट उसका आधा, और एक उसमें एक जोड़ना पड़ता है। किसका आधा करोगे, स्मॉल एन का या कैपिटल एन का? स्मॉल एन का क्यों करोगे, स्मॉल एन तो इंडेक्स है। अरे स्मॉल एन तो इंडेक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स तो कैपिटल एन है ना। आप नंबर ऑफ टर्म्स जैसे मान लो 8 है, तो 8 का ही तो आधा करोगे। अब आपके इंडेक्स है 7, आपकी इंडेक्स है 7, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 8, तो अब 7 का आधा थोड़ा ना करोगे, तो इंडेक्स है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 है तो 8 का आधा करोगे ना, जितनी टर्म्स मौजूद है, और जितनी भी टर्म्स मौजूद है वो इंडेक्स से एक ज्यादा है, तो आप उस इंडेक्स का आधा थोड़ा ना करोगे, जितनी टर्म्स मौजूद है उसका आधा करोगे। तो उसको अपन ने कैपिटल एन ले लिया ना, तो अब कैपिटल एन का आधा करोगे। सो द मिडिल मोस्ट टर्म्स आर कैपिटल एन बाय, एक तो मैं लिख दिया कैपिटल एन बाय 2th टर्म, बोलो, और एक इससे एक ज्यादा, एक इससे एक ज्यादा, n/2 + 1th टर्म। क्लियर? ये 2 निकलेंगी मिडिल मोस्ट टर्म्स, मानते हो? मानते हो ना? अब किसी ने कहा सर ये कैपिटल एन तो आपकी मानी हुई चीजें, ये कैपिटल एन तो आपकी मानी हुई चीजें, हमको तो एग्जाम में केवल और केवल इंडेक्स ही तो मिलेगा, स्मॉल एन, तो कोई फॉर्मूला बताओ जिससे डायरेक्ट इस इंडेक्स से ही निकल जाए। तो कोई बात नहीं, आप इसमें कैपिटल एन की वैल्यू n+1 रख दो, तो वो फॉर्मूला भी तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई, अगर आप कैपिटल एन से चलो, मैं तो कैपिटल एन से चलने में मुझे ज्यादा आसानी लगती है। मैं क्या करूंगा, इंडेक्स 7 है तो मैं कैपिटल एन को 8 मान लूंगा, और फिर फॉर्मूला ऊपर जो लगाया अपन ने इवन वाले 8/2 ये डायरेक्ट, ये फॉर्मूला आसान है उल्टा। लेकिन बुक में जो फॉर्मूला गिवन है उसमें कैपिटल एन का जिक्र नहीं है, इंडेक्स का ही जिक्र है। तो आप वापस इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करोगे तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या डाल दोगे, स्मॉल n+1। तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा चेक करो, और यहाँ पे और लगा के लिख देता हूं मैं, और वो फॉर्मूला बन जाएगा कि n की वैल्यू क्या रख दी मैंने, n+1/2th टर्म, बोलो समझ आया? एंड इधर भी n+1 रख दूं अगर मैं, तो ध्यान से देखो क्या होगा, n+1/2 रख दूंगा, एक बार लिखना मत, +1 लगा दूंगा, है ना। तो ये एलसीएम जब मैं लूंगा तो 2 1 जा 2, 2+1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल मिला के n+3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+3/2 टर्म। तो सीधे इंडेक्स से निकालने का फॉर्मूला ये है। समझ गए क्या क्या कहा मैंने? सीधे इंडेक्स से निकालने का फॉर्मूला, देखो बुक में भी यही गिवन है मिडिल मोस्ट टर्म का। अच्छा ऐसे दे रखा है n=even, नहीं ऑड का क्या दे रखा है, ऑड का मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, एक तो n प्लस, अच्छा इसने तो ये 2 एलसीएम भी नहीं लिया है ना, ऐसे ही लिख दिया n+1/2 और n+1/2+1, हमने तो और रूट पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, कैसे भी लिख लो, है ना। तो एक तो हो गया n+1/2 टर्म, और n+, तो इन दोनों को ब्रैकेट में पैक करो, ये तो आ गया जब ऑड है, ये तो आ गया जब ऑड है। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन से निकालने का फॉर्मूला है, नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन से निकालने का फॉर्मूला है। और कैपिटल एन और स्मॉल एन में डिफरेंस क्या है, कैपिटल एन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में है, और स्मॉल एन क्या है, इंडेक्स है, जो भी पावर दे रखी है। तो अगर आपको पावर से निकालना है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो, और आप पहले पावर से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल चुके हो, कैपिटल एन निकाल चुके हो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों ही आंसर करेक्ट, उससे सेम ही पूछोगे। ठीक है, ये तो गया केस 1। केस 2 चलाओ, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करना है अगला। केस 2 में तो उल्टा एक ही निकलेगा, है ना। केस 2, केस 2 भाई, केस 1 क्या लिया था हमने, बोलो। केस 1 हमने लिया था कि व्हेन द इंडेक्स दैट इज एन इज ऑड, तो अब क्या लूंगा, व्हेन द इंडेक्स इज इवन, व्हेन द इंडेक्स
इंडेक्स को क्या लेते हैं अपन, स्मॉल एन इज इवन, इज इवन। तो अगर इंडेक्स ही इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी क्योंकि एक ज्यादा होती है। तो देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन क्या हो जाएगा मेरा, n+1 क्या हो जाएगा ऑड। इसी को कॉपी करो, इसी लाइन को, इवन इसको भी कॉपी कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी। ठीक है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसको अपन ने कैपिटल एन के दिया वो क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी आपकी बात, वो इवन है तो ये ऑड हो जाएगी, राइट, इज ऑड। और अगर ये ऑड है तो फिर मिडिल मोस्ट टर्म्स, टर्म्स नहीं निकलेगी, फिर तो एक ही निकलेगा। देन द मिडिल मोस्ट टर्म इज, सिंगल टर्म निकलेगी ओनली, द मिडिल मोस्ट टर्म, टर्म्स नहीं, टर्म इज एक ही निकलेगी। बोलो क्या निकलेगी। ऑड के केस में क्या होता था, उसको एक जोड़ के आता ना, तो यानी कि कैपिटल एन प्लस 1/2th टर्म। ये तो हो गई कैपिटल एन का फॉर्मूला, और लगा के स्मॉल एन का फॉर्मूला भी बना दो, और स्मॉल एन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, n+1+1, एन की जगह क्या रख दोगे, n+1। तो n+1+1 क्या होता है, n+2, तो n+2/2 हो जाएगा, सही है। देखो n की जगह जब मैं n+1 लगाऊंगा तो n+1, एक +1 और लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, n+2/2। इसको और अच्छे से सोल्व करें तो देखो क्या होगा, n+2/2 हो गया ना, तो n/2 + 2/2, तो n/2 यानी कि n/2 प्लस 2/2 यानी कि 1। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, n/2 + 1th टर्म। ये वाला लिख देते हैं अपन, और n/2 + 1th टर्म। नीचे वाला फॉर्मूला है इंडेक्स से निकालने का, और ऊपर वाला फॉर्मूला है कैपिटल एन से निकालने का। ठीक है, चलो कर दो दोनों को ब्रैकेट में पैक। इसके भी दोनों फॉर्मूले मिल गए हमारे पास, इसके भी दोनों। ठीक है, ठीक है, क्या समझ आ गया। तो अब आपकी इच्छा है भाई, आपके पास चार फॉर्मूले हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि चारों याद करो। आप चाहो तो कैपिटल एन वाले दोनों याद कर लो, जो कि आसान है, क्योंकि कैपिटल एन वाले हमारे ओरिजिनल फॉर्मूला से रिलेट करते हैं जो अपन ने एपीजीपी में लगाए थे। और अगर आप इंडेक्स से लगाना चाहते हो तो इंडेक्स के लिए फिर दो नए फॉर्मूले हैं। जब इवन है तो उल्टा याद रखना, जब इंडेक्स इवन है तो एक ही मिडिल मोस्ट टर्म निकलेगी, क्या निकलेगी याद हुआ बताओ, n/2 + 1, n/2 + 1। और जब इंडेक्स ऑड है तो वैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते थे तो एक मिडिल मोस्ट टर्म निकलती थी, लेकिन इस बार बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर इंडेक्स ऑड है तो दो मिडिल मोस्ट टर्म्स निकलेंगी। तो दो मिडिल मोस्ट टर्म निकलेंगी तो कौन कौन सी निकलेंगी, एक तो इंडेक्स में +1/2 और एक इंडेक्स में +3/2। एक तो इंडेक्स में +1/2 और एक इंडेक्स में +3/2। और देखो याद रखना आसान है, कुल मिला के तीन ही चीजें हैं मेरे पास, n+1/2, n+2/2 और n+3/2। कुल मिला के कितनी चीजें मेरे पास, तीन ही चीजें हैं। अगर आपके पास इवन इंडेक्स है तो मिडिल मोस्ट टर्म एक निकलेगी ये, और अगर आपके पास ऑड इंडेक्स है तो पहली ये निकलेगी, दूसरी ये निकलेगी। अब इसको और फर्दर सॉल्व करके रख दिया है हमने, n/2 + 1 लिख दिया, बाकी है तो वो वही चीज। ठीक है, याद हुआ। अब एक मिनट रुको, देखें और कुछ बचा क्या। एक चीज और रह गई अभी तो।
स्कूल जाना है आपको? ठीक है, जाओ, आप जाओ, आपको जाना है तो लिखो। 2 मिनट, एक एक लाइन ये और लिखो। देखो, एक चीज दे रखी है, वैसे तो क्वेश्चन में सॉल्व करते करते भी वो चीज देख सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक तीसरा ऑब्जर्वेशन दे रखा है बिफोर द एग्जाम्पल्स। लिखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कल देख लिया आपने कल वाला वीडियो? और कितने क्वेश्चन कर लिए? 2 कराए थे, दोनों हो गए। तो निकालो बुक और तीसरा ट्राई करो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्योंकि अब तो क्वेश्चन ही करने, कोई टॉपिक तो पढ़ाना नहीं आज। क्वेश्चन ही करने, तो फिर शुरू हो जाओ जितने आप कर पा रहे हो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये टॉपिक डालो। ठीक है, लिख दिया। अब ये एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टाइप के बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए है। x प्लस वन बाई एक्स की पावर n का अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है, x प्लस वन बाई एक्स की पावर n का अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो उसकी जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x बनती है। उसकी जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है क्या बनती है? इंडिपेंडेंट। x प्लस वन बाई एक्स की पावर 2n, n नहीं, 2n। 2n मतलब इंडेक्स इवन है हमेशा। इंडेक्स इवन, देखो इंडेक्स इवन है तो मिडिल मोस्ट टर्म एक ही मिलेगी ना। अगर अगर इंडेक्स ऑड होगा, अभी अभी हमने क्या सीखा, अगर इंडेक्स ऑड होगा तो मिडिल मोस्ट टर्म 2 मिलेगी, और अगर इंडेक्स इवन है तो मिडिल मोस्ट टर्म 1 मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर केस ले लिया कि x प्लस वन बाई एक्स के बाइनोमियल एक्सपेंशन जहां पे इंडेक्स क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो इवन के लिए 2n बोल सकते हो, इवन के लिए 2n बोल सकते हो। तो लिखिए, इन ए इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ in a particular type of binomial expansion। बुक है ना आपके पास? चलो ट्राई करो। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म x प्लस वन बाई एक्स। जैसे क्या हो सकता है? x प्लस वन बाई एक्स, कुछ भी नंबर उसी का रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल, और उन दोनों को जोड़ना है। और यहाँ पे 2n पावर हो हमेशा। 2n इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इंडेक्स हमेशा इवन चाहिए अपने को, क्योंकि इवन होगा तो मिडिल मोस्ट टर्म एक ही निकलेगी। तो इसकी जो मिडिल मोस्ट टर्म निकलेगी ना, उसमें x नहीं दिखाई देगा, उसमें x नहीं दे। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है एक ऐसी टर्म जिसमें x ही ना दिखाई दे। एक ऐसी टर्म, नहीं समझ आया? देखो, मुझे एक चीज बताओ, x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। तो वन में कहीं x दिखाई दे रहा है? तो ये वो टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कौन सी टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी? मिडिल मोस्ट टर्म होगी। कौन सी होगी? मिडिल मोस्ट। और मिडिल मोस्ट अगर एक चाहिए, तो एक चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑड होनी चाहिए तो इंडेक्स इवन होना चाहिए। इंडेक्स इवन करने के लिए क्या लगा दिया? 2n। समझ गए? अब समझ गए ना? तो इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म x प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 2n, द मिडिल मोस्ट टर्म इज, मिडिल मोस्ट टर्म निकालते हैं हम इसकी, चलो है ना। द मिडिल मोस्ट टर्म इज, द मिडिल मोस्ट टर्म इज, टेल मी मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकलेगी? अगर ये इवन है तो इवन वाला केस लगाओ, n प्लस वन बाई टू, एन प्लस टू बाई टू, एन प्लस थ्री बाई टू, तो n प्लस टू बाई टू। तो n अगर 2n है तो 2n प्लस टू बाय टू, या फिर उसको पर्टिकुलरली सॉल्व करके क्या लिखा था अपन ने? n बाय टू प्लस वन। तो n की जगह तो 2n आ जाएगा, ठीक है ना। इस 2n बाय टू प्लस वनथ टर्म, टेल मी वनथ टर्म, ठीक है। तो 2n बाय टू प्लस वन को सॉल्व करना जरा, क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 गया तो क्या बचा? n प्लस वनथ टर्म, राइट। और n प्लस वनथ टर्म को सोल्व करना जरा टी आर प्लस वन वाले फॉर्मूला से। देखो भाई इधर, टी आर प्लस वन क्या सीखा है आपने? टी आर प्लस वन क्या होता है? टी आर प्लस वन क्या होता है? एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। तो आर की जगह एन ही तो रखा हुआ है। तो टी एन प्लस वनथ टर्म तो ऐसे सोचना थोड़ा ना जरूरी है कि एन प्लस वनथ टर्म होगी, फिर वो निकालनी भी तो है। निकाल देंगे, अब जो पहला फॉर्मूला सीखा आज अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा? टी एन प्लस वन, एक तरीके से इसको टी एन प्लस वन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो इक्वल टू टी एन प्लस वन, टी एन प्लस वन, विच इज इक्वल टू व्हाट? एन सी आर
ठीक है ना। अब ए क्या था, ए तो है एक्स और बी है 1/x, तो x की पावर तो हो जाएगी क्या, n-r हो जाएगी, बोलो। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ बोलो। ए एक्स की पावर तो हो जाएगी n-r, और 1/x की पावर क्या हो जाएगी, 1/x की पावर क्या हो जाएगी, सिंपली r। यहां तक क्लियर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू एनसीआर एज इट इज, एनसीआर एज इट इज। अच्छा आर क्या है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, n+1, एन सी एन लिखो ना बेटा, सुनो क्या हुआ, एक सेकंड। देखो ध्यान से सुनो, Tr+1 क्या होता है, टेल मी, NCr ये होता है। तो Tn+1 क्या होगा, NCn होगा। भाई जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ रही है ना, तो हमने जो आर लिखा है उसकी जगह, तो मैं कहूंगी आर कहां से आ गया, यहाँ पे तो एन आएगा ना बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, और ऊपर 2n आएगा, ऊपर 2n आएगा। भाई ऊपर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और नीचे जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसमें से एक कम, तो n+1 में से एक कम करोगे तो n, और ऊपर क्या आ जाएगा 2n, समझ आया। तो इसको आप लिखो Tn+1 हो जाएगा, इधर तो लिखो 2n, इधर तो लिख दो 2n, और नीचे लिख दो n, अभी ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 2n एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूं मैं, 2n तो फिर x की पावर भी n-r नहीं होगा, 2n-n होगा, 2n-n होगा, और यहां पे इसकी 1/x की पावर भी क्या हो जाएगा, सिंपली n हो जाएगा, यस। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2n-cn हुआ यहाँ पे तो, और 2n-n क्या होता है, n ही होता है, तो x की पावर क्या हो गई, n, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर n तो 1 ही होता है, और x की पावर n, x की पावर n ही होता है, और x की पावर n से x की पावर n कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली एंड ओनली 2n-c-n बचेगा। देखो 2n-c-n में कहीं पर भी x दिखाई दे रहा है क्या, तो इट इज एन टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। तो 2n-c-n इसको ब्रैकेट में पैक कर लो, which is which is independent of x, ठीक है ना, इसके सामने लिख दो which is independent of x। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कल को अगर इसमें से ऐसे कर दे which is independent of x, क्योंकि x तो कट गया सारा, x क्या हुआ, कट गया, which is independent of x। तो कल को अगर आपको ऐसे कहते, कैसे कि मुझे बताओ, कुछ भी कहते, जैसे x+1/x की पावर इवन होनी चाहिए ना, इवन यानी जैसे 36 ले ली, इसमें वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, ऐसे पूछ ले, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 2n-c-n आंसर है, यानी 36 सी, 36 का आधा 18, दिस इज द आंसर, खत्म। ठीक है, 2n-c-n कर दोगे, जो ऊपर है सी नीचे वाला आधा कर दोगे, यही लिखा हुआ है, देखो 2n-c-n कांस्टेंट लिखा हुआ है, दिस टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और इसको कांस्टेंट टर्म भी, तो कांस्टेंट टर्म भी लगा दो, और द कांस्टेंट टर्म जैसे जैसे बुक में दिया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और द कांस्टेंट टर्म, और द, दो नाम दिए हुए, कल को अगर आपसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना पूछ के और ऐसे कह दे कि कांस्टेंट टर्म निकालो, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये कांस्टेंट टर्म क्या चीज है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म वाली, और द कांस्टेंट। तो खत्म है अब आपका ये जो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 8.2 का, वो सब कुछ हमने खत्म कर दिया है। जितना आज सीखा, कुल मिला कितनी चीजें सीखी, सबसे पहले तो जनरल टर्म, कोई भी टर्म निकालना, फिर मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के फॉर्मूले, जनरली कोई सीरीज हो तो क्या फॉर्मूले होते हैं, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन से कनेक्ट करें तो उसमें क्या फॉर्मूले बने, ठीक है ना। तो आप तो 3 फॉर्मूले याद रखो, इंडेक्स से याद रखो, n+1/2, n+2/2, n+3/2। अगर इवन है तो n+2/2, अगर ऑड है तो 2 निकलेंगी, n+1/2 और n+3/2, ठीक है ना। ये इस तरीके के याद रखो फॉर्मूले। और क्या सीखा, फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सीखा, क्या होता है 2n-c-n, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास से अपन, इसके एग्जांपल्स आई गए, अब अपन नेक्स्ट क्लास से सीधे चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है, चलो देखेंगे। यहाँ तक हो गया सर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड